हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो इंटीग्रेशन में हमारा जो अनिश्चित समाकलन का पार्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। किस तरीके से हमने हर तरीके से समाकलन को निकालना पढ़ लिया था पूरा, चाहे वो बेसिक हो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई पार्ट्स मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं आपका डिफिनिट इंटीग्रल। जब आपने इंटीग्रल्स को, इनडिफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन को पूरा पढ़ लिया है तो उसके लिए डिफिनिट इंटीग्रल एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसी में आपको लिमिट लगाना है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, इसकी यदि फलन fx ab पर संतत है, संतत मतलब कंटिन्यूअस है, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx। ठीक, यदि फंक्शन fx ab पर कंटिन्यूअस है और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx, अगर इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको ये मिल रहा है तो डिफिनिट इंटीग्रल होता है आपका a टू b fx dx इक्वल टू fx का e टू b इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। जब आप fx का इंटीग्रेशन करते हैं इनडिफिनिट, जितना आपने अभी तक पढ़ा है पिछले 15 से 20 दिनों में, जब आप fx dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक fx मिलता है। उसी में अगर हम लिमिट लगा दें a टू b, ये आपका लोअर लिमिट है और b आपका अपर लिमिट है। ठीक है, इसको आप कहेंगे उच्च सीमा और ये है आपका निम्न सीमा। ठीक, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और fx dx लोअर लिमिट अपर लिमिट a टू b। तो जब हम इसमें लिमिट को रखते हैं तो करते क्या है कि जो ये आपका इंटीग्रेशन करने पे आपको मिला है, इसमें सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं f ऑफ b, जहां जहां x रहेगा वहां वहां अपर लिमिट को रखेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे और माइनस करके हम लोअर लिमिट को रख देंगे। ठीक, तो जो हमको एफ बी माइनस एफ ए मिलेगा वही आपके डिफिनिट इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो चलिए आइए कुछ बेस्ड क्वेश्चन इस पे देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन जितना अभी तक आपने इनडिफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है, चाहे वो बेसिक हो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, हर मेथड में आपको लिमिट लगी हुई मिलेगी। और लिमिट से आप याद रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है लिमिट से। पहला 2 नंबर का शॉर्ट बनता है आपका और एक 3 नंबर का लॉन्ग बनता है। शॉर्ट आपका बनता है जिसमें किसी एक बेसिक क्वेश्चन में या एक ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में आपको लिमिट लगा के दे दी जाएगी, और लॉन्ग बनता है आपका सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट्स मेथड के क्वेश्चन में आपको लिमिट लगा के दे दी जाएगी। ठीक, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं पहला और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos x dx, i बराबर 0 से पाई बाई 2 cos x dx। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सिंपल जो सबसे तरीका है, सबसे पहले आप cos x का इंटीग्रेशन करिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब देखो यहां पे 2 लिमिट के बीच में हम निकाल रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब डिफिनिट इंटीग्रल का हमको एक निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो जिस चीज का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी हमको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो हमको यहाँ पे सीधे सीधे 0 से पाई बाई 2 cos x का sin x 0 से पाई बाई 2। अब हम क्या, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, उच्च सीमा x की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। आंसर आपको क्या मिल गया? 1। तो
आई बराबर इंटीग्रेशन आप 0 से पाई बाई 2 cos x dx की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, इसी तरह जैसे एक अगला क्वेश्चन देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या मिलेगा, 4x क्यूब एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस 3x क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 0 से 1, यही लिमिट है ना आपकी। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x 0 से 1। आगे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को, जहां जहां x है वहां 1 रखिए, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया, माइनस फिर आप रखेंगे लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां 0 रखिए, 0 की पावर 4 माइनस प्लस 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0, देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और ये पूरा हो गया 0, तो क्या मिला आपको 2। ठीक, ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। चलिए हो गया, अगला देखिए, एकदम कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है और उसमें लिमिट रखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक, तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 इक्वल टू, सीधे सीधे सबसे पहले तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर करिए, 0 से पाई बाई 4 अंडर रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक, अब देखिए यहां पे इसको क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को करते हैं तो बाहर वो मॉड एक्स आता है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमको पॉजिटिव लेनी है, और लिमिट क्या है इसकी, एक्स जो है आपका, चूंकि एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू पाई बाई 4, और इस सिचुएशन में आपका कॉस एक्स ऑलवेज साइन एक्स से बड़ा होता है। जानते हैं क्यों, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम 0 पे देखें एक्स इक्वल टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 बड़ा होगा ना, 0 तो बड़ा होगा नहीं। तो इस कंडीशन में हमेशा cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। जब आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, न कि छोटे में से बड़े को, तो cos x माइनस sin x dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x 0 से पाई बाई 4। अब रखिए लिमिट, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस 0, और कॉस की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 क्या होगा 2 बाई रूट 2, रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। समझ आ गई बात। तो चलिए अगला देखते हैं। कुछ नहीं करना है, जितना तरीके से आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें आपका आता है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आपको मिलेंगे बेसिक क्वेश्चंस,
और जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको टाइप फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर dx, इसको आप कर लेंगे। x का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 2 से 3 क्या होगा, सबसे पहले 3 रखेंगे, 27/3 माइनस 8/3, 19/3। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स को जब आप रखेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स ये 1, तो हो जाएगा आपका π/12। अगला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 √9 प्लस एक्स dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 74/4, 74/3। 9 प्लस एक्स के पावर 1/2, 1/2 है तो 1/2 में +1 जुड़ेगा 3/2, और 3/2 से कर देंगे डिवाइड, और 0 से 7 लगा देंगे लिमिट। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन ना, जिनको आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। भाई इंटीग्रेशन में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन हल किए हैं उसमें आपको लिमिट लगानी है। ठीक। जैसे नंबर 1, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 23 dx। याद करिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिया था। चलिए इसमें एक चीज आपको और बताते हैं, लिमिट को चेंज करना। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर 23, तो इसको हल करने के लिए आप क्या लेंगे, लेट z बराबर 1 माइनस एक्स, यही लेंगे ना। तो dz बराबर माइनस dx, और x बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस z। इतनी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। अब लिमिट देखिए, z बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स, तो जब x बराबर 0 तो z बराबर 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, लिमिट है 1 माइनस एक्स। और जब x बराबर 1 तो लिमिट है z बराबर 1 माइनस एक्स, x की जगह क्या है 1 इक्वल टू 0। ठीक। तो अब जब आप इसमें रखेंगे तो i की वैल्यू आपको मिलेगी, लिमिट क्या हो गई, x बराबर 0 पे 1 और x बराबर 1 पे 0, x की जगह 1 माइनस z और 1 माइनस एक्स की जगह z के पावर 23 माइनस dz। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आपने लिमिट यहां पे चेंज कर दी तो अब आपको इसको हल करने पर यहां पे z बराबर 1 माइनस एक्स रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। जैसे आप इसको करोगे, z के पावर 23 क्या होगा, z के पावर 24/24 माइनस z के पावर 24, तो z के पावर 25/25, लिमिट हो गई 1 से 0। अब आप इसमें सबसे पहले 0 रखेंगे, सबसे पहले आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 होगा तो सब हो जाएगा आपका खत्म। 0 माइनस 1/24 माइनस 1/25, तो क्या हो जाएगा, ये 1/600। ठीक। ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको हल करना है। अगर जब यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो जिस पे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसी पे आप उसकी लिमिट निकाल लीजिए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर वही पुराना तरीका, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए, i डैश बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स टू द पावर 23 dx। इसको आप हल कर लीजिए, और जब आप इसको हल कर लेंगे इसका जो सोल्यूशन होगा उसको यहाँ पे लिख करके उसमें लिमिट लगा दीजिएगा, जो आएगा 0 से 1। समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इंटीग्रेशन आप पूरा पढ़ ही चुके हैं एक तरफ से एक तरफ तक, तो इंटीग्रेशन तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
तो चलिए कुछ लिखिए आप जो है कि घर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर x, क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। तो इसको हल करने के लिए आप क्या लेंगे, e टू द पावर x को z मान लेंगे या z बराबर e टू द पावर x रखेंगे, तो dz बराबर dx हो जाएगा। 1/1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड, और tan इनवर्स जेड में आप लिमिट रख दीजिएगा, तो इसकी जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ई माइनस π/4। अब इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे। नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहां पे आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 पुट करिएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपको मिल जाएगा 0 से पाई x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x cos 2x/2 dx। ठीक, अब दोनों 1/2 को बाहर लेकर के इसका खंड जो है कि दोनों का आप इंटीग्रेशन करिएगा, ये खंडसा विधि से हो जाएगा आपका, और इसको जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर आपका π²/4। ठीक, इसको आप कर लेंगे। और एक चीज बताएं, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x cos स्क्वायर x dx। जब 0 से x साइन स्क्वायर x dx और x cos स्क्वायर x dx, दोनों की वैल्यू आपकी π²/4 ही आएगी। ठीक, दोनों को आप हल कर लीजिएगा, दोनों, इसकी भी π²/4 और इसकी भी आपकी आएगी π²/4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x बटे 1 प्लस साइन x dx। इसको मिलेगा आपका log e स्क्वायर। 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। ये मिल जाएगा आपका 2√2 माइनस 1। इन क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मिल जाएगा आपका π/2। अब आप देखिए cos x बटे 1 प्लस साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन x को आप मान लेंगे z बराबर 1 प्लस साइन x, तो cos x dx बराबर dz, तो cos z बराबर मिल जाएगा आपको log z, मिल जाएगा log 1 प्लस साइन x, तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे। इसका आप करेंगे, इसको सबसे पहले आप बाहर निकालेंगे, cos स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर है, cos x है तो cos 2x/2 कर लीजिएगा, cos x में cos 2x का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसको देखिए सिर्फ इतने का बता रहा हूं, लिमिट आप लगा लीजिएगा, ऊपर को आप लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे आपका 1 प्लस साइन x है, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर होगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos x/2 माइनस साइन x/2, a माइनस बी, a प्लस बी जो आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करके आप लिमिट लगा लीजिएगा, इसमें सीधे सीधे ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x 0 से 1, तो ये हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स 1 90 डिग्री वैल्यू होती है 1, ये 0, समझ आ गया। अभी देखिए इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, हम आपको सिर्फ लिमिट रखना सिखा रहे हैं। समझ में आई बात आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, आप हल करिएगा, तरीका भी हम आपको इंटीग्रेशन का हल करने का बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका तब भी फंस जाएगा उसको आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक, तो मैं हल करा दूंगा। अगला देखिए 8 नंबर, 1 to 2 अंडर रूट log x अपॉन x dx। इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 2/3 log 2 का 3/2।
इसमें सीधे सीधे आप log x को z मान लेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस e टू द पावर x dx, ये हो जाएगा आपका 1/3 log 2 का। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए आगे, ये आपका प्रतिस्थापन मेथड खत्म हुआ। सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है, बाकी इंटीग्रेशन तो आप सीख ही गए हैं। तो चलिए टाइप 3 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक, इसमें देखिएगा आप पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, वही लिख देते हैं x cos स्क्वायर x dx। क्या है कि इसकी वैल्यू π²/4, और इतनी ही x sin स्क्वायर x dx की भी आएगी। ठीक, 0 से π/2 x स्क्वायर cos x dx इक्वल टू π²/4 -2। थर्ड, 0 से π/4 e टू द पावर x sin x dx इक्वल टू 1/2, एंड लास्ट 0 से 1 x स्क्वायर e टू द पावर x dx इक्वल टू e-2। ये 2 है। हाँ देखिए, खंडसा में आपको लिमिट लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले जैसे ये है ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप इसमें x स्क्वायर e टू द पावर x dx की खंडसा से वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जो वैल्यू आएगी फिर इसमें इधर लिमिट लगा के इसमें इधर लिमिट लगा लीजिएगा। हाँ, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आप प्लस c लिखेंगे अपर लिमिट के साथ, फिर माइनस प्लस सी ओवर लोअर लिमिट के साथ, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक, इस तरीके से आप इसको करेंगे। चलिए आगे आते हैं आपका टाइप 4 में, जो कि इसका लास्ट है। आपका टाइप 4 है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। देखिए इस वजह से नंबर 1 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। इसको करेंगे तो आप log 32 अपॉन 24, एंड सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 dx x माइनस 1 और 5 माइनस x बराबर log 1/4 log 4। देखिए log में जब कुछ नहीं होता तो बेस उसका ही होता है, पता है आपको, और बेस ही को बेस 10 से बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। खैर उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने का सारा तरीका हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको किसी भी मेथड में प्रॉब्लम होगी तो सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिएगा कि मुझे इस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको कल के लेक्चर में हल करा दूंगा। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हल ही कर देते हैं, आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हम हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x dx। अगर आपको याद होगा तो बिना लिमिट के पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक, तो चलिए 1 मिनट देखिए, इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट z बराबर साइन x, तो dz बराबर
cos x dx। ठीक, अब देखो जब x बराबर 0 तो z बराबर साइन 0 इक्वल टू 0, और जब x बराबर π/2, ये x की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा जब फंक्शन x में है तो ये x की वैल्यू है, x बराबर π/2 तो z बराबर साइन π/2 इक्वल टू 1। तो देखो अब आपको क्या मिला इंटीग्रेशन, जिसको आपको सोल्यूशन करना है। लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, cos x dx क्या हो गया, cos x dx dz हो गया, dz के बराबर अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह z, 1 प्लस z और 2 प्लस z। ये क्वेश्चन इसमें बदल गया। ठीक, तो अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ। अब जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है वो आपका क्वेश्चन बन गया 0 to 1 dz अपान 1 प्लस z और 2 प्लस z। देखिए अगर आपने लिमिट यहां पे न चेंज की होती है 0 और π/2 होता। ठीक, अगर ये सिर्फ 0 और π/2 होता तब आपको z बराबर साइन x रखना पड़ता, लेकिन जब आपने यहाँ पे नहीं चेंज की, लिमिट को चेंज कर दिया है, तो अब आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से तोड़ देंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन 2 प्लस z dz, यही होगा ना। इसको पार्शियल मेथड से तोड़ेंगे तो कर दीजिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस z का log 1 प्लस z माइनस log 2 प्लस z लिमिट 0 to 1। अब देखिए log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई n 1 प्लस z अपॉन 2 प्लस z, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1। अब चलिए आपकी एक शंका और दूर करते हैं। जैसे हमने कहा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें नहीं जोड़ना है, तो मान लीजिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने प्लस सी जोड़ दिया, प्लस सी यही रहेगा, लिमिट 0 to 1। अब देखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, 1 को रखिए, log 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस सी। ठीक, इसके बाद ऊपर लिखते हैं, देखिएगा क्या मिला, log 1 और 1 2 log 2/3 प्लस सी माइनस log माइनस अंदर है log 1/2 माइनस सी। तो प्लस सी तो माइनस सी कैंसिल हो गया, तो इसका कहानी खत्म है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। फिर देखिए log m माइनस log m क्या होगा, log 2/3 अपॉन 1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू log 4/3। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर कहीं कहीं आंसर लिखा हुआ आपको log बेस ही 4/3, ठीक, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये log का जो बेस होता है वो e ही होता है। यहाँ पे जो हम ये log लेते हैं इसका बेस e होता है, तो कहीं अगर आपको लिखा हो log बेस ही 4/3 तो आपको आंसर ये नहीं लगेगा आपका आंसर गलत है। आप e को लिखो चाहे आप e को मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, जब हम नॉर्मली जब हम डिफिनिट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन की वैल्यू निकालते हैं तो हम बेस बता देते हैं, ये क्योंकि log की दो बेस होती है, आपको पता है, एक log e, एक होता है आपका बेस e पे और एक होता है आपका बेस 10 पे। हम बता देते हैं कि ये नेचुरल log है, ये log e पे है। ठीक, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रल खत्म। अब अभी हमने आपका मैथ का एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक इंटीग्रेशन खत्म कर दिया है। ठीक, अब आपके कुछ चंद टॉपिक बचे हैं, जिस चंद का मतलब अभी सिलेबस बचा हुआ है, ये मत सोचिएगा। जैसे अगर आपके बात कर ले सिलेबस की, रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक है आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका रिलेशन फंक्शन में आ जाएगा। सेट, रिलेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों आपके इसके पार्ट हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इसके बाद यूज ऑफ इंटीग्रेशन, फिर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद है आपका 8 प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद है आपका 9 लीनियर प्रोग्रामिंग। इतना ही है, हमको लग तो नहीं रहा कुछ छूट रहा है आपका। तो इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊपर का कोई एक चैप्टर, चाहे रिलेशन फंक्शन शुरू कर लें, मैट्रिक्स एक दिन का टॉपिक है आपका, डिटर्मिनेंट्स आपका वही 1 से 2 दिन का टॉपिक है। अब देखिए इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रल आपका खत्म हो गया। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ये टॉपिक है आपका यूज ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम आपको तब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक हम आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाएं। इंटीग्रेशन में तो जितना डिफरेंशिएशन का पार्ट आया था उतना हमने आपको बता दिया था, लेकिन यूज ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम आपको तभी पढ़ाएंगे दोनों चैप्टर जब हम आपको डिफरेंशिएशन खत्म कर लेंगे, ठीक। तो अभी हम डिफरेंशिएशन पे नहीं चलते हैं, अभी हम आपका ऊपर का ये तीनों यूनिट खत्म करेंगे। तो कल हो सकता है मैट्रिक्स खत्म हो जाए या रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर दें, देखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ लेते हैं, रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 1 दिन का आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, 1 से 2 दिन का आपका प्रोबेबिलिटी है, 5 दिन लगेंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। 2 दिन लीनियर प्रोग्रामिंग में, 2 दिन प्रोबेबिलिटी में, 2 लेक्चर, इससे ज्यादा का सिलेबस ही नहीं है आपका। लगभग 5 लेक्चर लगेंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में और 4 लेक्चर आपका लगेगा यूज ऑफ इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में आपका लगभग 14 लेक्चर आप मान के चलिए, 14 लेक्चर, 2 लेक्चर डिटर्मिनेंट में और 1 लेक्चर, चलिए मैक्सिमम 2 लेक्चर हमने मान लिया मैट्रिक्स में, और 10 लेक्चर लगेंगे आपके रिलेशन फंक्शन में। ये दोनों आपके हो ही गए हैं, ठीक। तो कितने हुए, 10 2 12, 12 2 14, 14 14 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40 और 1 41। टोटल ये क्लास आपकी अगर 40 मिनट्स डेली चलती है, ठीक है, तो 40 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट 40 में ये अभी लगभग आपका हुआ है 10 लेक्चर, 10 और 4 14 और 2 16, लगभग 16 लेक्चर आपका चला है इंटीग्रेशन, और 1 लेक्चर ये आपका आज चला है डिफिनिट इंटीग्रल का। तो 16 और 1 17 लेक्चर। तो टोटल अगर 40 + 17 में आपका कर दूं तो टोटल 57 लेक्चर में आपका पूरी जो है कि मैथ खत्म हो जाएगी, ठीक। और अगर एक्स्ट्रा जो भी आपका बचता है उसमें +3 हम और कर देते हैं, तो टोटल 60 लेक्चर का हमारा टारगेट होता है, जिसमें आपकी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। और इन 60 लेक्चर में ये जो 3 लेक्चर होते हैं ना, 57 लेक्चर में एकदम आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, 57 लेक्चर में हम आपकी मैथ खत्म करते हैं और 3 लेक्चर स्टूडेंटों के लिए हम लोग देते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ाया है ऑफलाइन 3 लेक्चर हम लोग आपको देते हैं कि आप पूरी मैट्रिक्स को पढ़ लीजिए और बताइए जो क्वेश्चन आपका फंस रहा हो, ठीक। तो ये 60 लेक्चर को, हालांकि होता तो ये 2 महीने का पार्ट है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ में हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक। होता तो 2 महीने का है, आप भी जानते हैं, 30 डेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 60 लेक्चर होते हैं। तो बीच में जैसे पिछला लेक्चर जब हमने इंटीग्रेशन खत्म किया था, उसके 2 दिन बाद आज हम आपका डिफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर ले रहे हैं आज। तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा गए ना, ये 2 दिन एक्स्ट्रा आप लोगों को इसलिए दिया गया कि सारा इंटीग्रेशन जितना है, जितने मेथड है उसमें, बेसिक से इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, प्लस मिसलेनियस जो एज अ फॉर्मूले के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। वो सारे आप 2 दिन में रिवाइज कर लें, इसीलिए 2 दिन आपकी क्लास बंद थी। अब डिफिनिट इंटीग्रल के बाद अब आपकी क्लास चलनी है, तो कुल 60 लेक्चर में आपकी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। तो सिलेबस की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
डेट आपकी आ चुकी है, मार्च में आपका एग्जाम होना ही होना है। कोरोना के चलते 1 महीने आपका एग्जाम एक्सटेंड किया गया है, जो फरवरी में होता था वो अब मार्च में होगा। ठीक, तो हमने आपसे तब भी कहा था नवंबर तक, ठीक है। अगस्त आपका जाएगा, सितंबर अक्टूबर 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और दिसंबर से 30 डेज दिसंबर का, 15 डेज आप मान लीजिए नवंबर का, 45 डेज हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जनवरी में रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे और 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे सिलेबस का, तो कहां से क्वेश्चन बनेगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स पे मैं आपको गट्स देता हूं कि एक क्वेश्चन बाहर से आपका आना ही नहीं है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़िएगा। ये मैंने